हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो? हमारा न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बीए का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, दो महाकाव्य के नाम। तो दो महाकाव्य कौन कौन से थे? दो महाकाव्य थे, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। ओके, पहले क्वेश्चन में है रामायण और महाभारत है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर हमारा अर्थशास्त्र का लेख कौन था? तो अर्थशास्त्र का लेख चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कालीबंगा एक 4000 ईस्वी पूर्व में मानी गई प्रणाली है, जो कि काफ़ी पुरानी है। ये काफ़ी पुरानी प्रणाली मानी गई है। कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ यहाँ पर एक दुर्ग मिला है, वो भी काफ़ी पुराना दुर्ग था। कालीबंगा को प्राचीन और सरस्वती नदी घाटी है, जो कि वर्तमान में गंगा नदी का क्षेत्र बनाता है। तो कालीबंगा 4000 ईस्वी पुरानी मानी गई प्रणाली है। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ। तो हमारे यहाँ चौथा आंसर है प्राचीन भारत के दो विश्वविद्यालय के नाम लिखे। तो प्राचीन भारत के दो विश्वविद्यालय, एक पहला है नालंदा और दूसरा है हमारा तक्षशिला। तो ये दो विश्वविद्यालय के नाम है, नालंदा और तक्षशिला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मैगस्थनीज एक नामक का व्यक्ति था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ भी चुका है और शायद 2023 में इस बार आ भी सकता है ये, तो इसको पूरी तरह रट लीजिए। इंडिका एक मैगस्थनीज नामक व्यक्ति ने लिखी थी। हमारा चौथा छठा क्वेश्चन है, दो महाजनपदों के नाम लिखे। तो दो महाजनपद है मगध और कौशल। तो पूरे महाजनपद तो हमारे 16 महाजनपद हैं। तो ये जैसे गुरु काशी, ऐसे अवंती पांचाल, ऐसे 16 लगभग 16 महाजनपद है। तो हमारे यहाँ पे दो ही पूछ रहा है, तो दो आपको लिखना है। कौशल लिख दीजिए या अवंती लिख दीजिए या फिर मंगल लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। हमारा सातवां क्वेश्चन है, सत्यवाद क्या है? तो सत्यवाद तो आप जानते होंगे कि जो सत्य बोलता है व्यक्ति मन से और अपने कर्मों से, तो उसे सत्यवाद कहते हैं। तो जैसे राजा हरिश्चंद्र भी ऐसे ही व्यक्ति थे जो हरदम सच्ची बोलते थे, तो उसका नाम दिया गया है सत्यवाद में। तो सत्यवाद तो आप भी जानते होंगे कि हमारा आठवां क्वेश्चन है, दो वेदों के नाम लिखिए। तो पहला वेद है युजुर्वेद और दूसरा वेद है सामवेद। तो ये दो वेद ही पूछ रहा है। तो हमारे दो वेद है युजुर्वेद और सामवेद। ये टोटल वेद तो चार होते हैं, युजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। तो इन चारों को भी चतुर्वेद वेद के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हमारा नवा क्वेश्चन है, आयुर्वेद को प्रभावित कीजिए। तो आयुर्वेद का अर्थ है जिस शास्त्र में आयु का अस्तित्व हो या फिर आयु का ज्ञान हो और जिस व्यक्ति में समृद्धि विचार हो, जिसे हम आयुर्वेद भी कहते हैं। ओके, तो हमारा ये नवा क्वेश्चन हो गया। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सभा और समिति क्या है? तो सभा सभा वैदिक काल में सभा को, समिति को जाना जाता है। सभा में तो गांव के लोग बुजुर्ग शामिल होकर बैठते हैं और समिति में समुदाय के सदस्य होते हैं। तो सभा समिति में दोनों में अंतर है। और अर्थवैदिक ने सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा है। इनको सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। हमारा फिर दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के भारतीय संस्कृति में योगदान विवेचना। तो इसका बारे में हम थोड़ा बहुत ही बताएंगे आपको, काफ़ी बहुत बड़ा ये। तो बौद्ध धर्म की प्रकृति में भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं विवेचना, सांस्कृतिक और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आकार देने में काफ़ी प्रभाव डाला इसने, बौद्ध धर्म ने। तो बौद्ध धर्म सांस्कृतिक और समाज को लेकर भी बहुत प्रचलित है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही प्रचलित माना गया है इसको। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सदैव सभ्यता के नगर नियोजन। तो सभ्यता के नगर नियोजन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, रंगपुर, कालीबंगा और आदि प्रमुख नगर दिखाई देते हैं। इनमें इन बस्तियों को ढांचा नगर के अस्तित्व को दर्शाता है, जो कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। सदैव नगर भी मोहनजोदड़ो काफी प्रचलित माना गया, एक योगदान रहा है। और चौथा क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन पर एक लेख लिखिए। तो गुप्त प्रशासन एक प्राचीनतम अभिलेख है, जो कि गुप्त में प्रशासन पदों को भी वंशानुगत किया जाने लगा था और एक ही व्यक्ति को कई बार पद सौंप दिया जाने लगा था। इसके साथ ही साथ एक अन्य प्रवृत्ति उभरी थी, जो कि गुप्त प्रशासन का निर्माण करती है। हमारा छठा क्वेश्चन है, पल्लव कला की विवेचना। तो पल्लव कला एक पुरानी मानी गई कला है, जो कि पल्लवों की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण का प्रमुख स्थान दिया गया था। और इन कलाओं में चट्टान को काट कर और नक्काशी को द्वारा गुफा और मंदिर का निर्माण किया जाता था। इन पल्लवों की कला से ही दर्शाया गया है इनको। हमारे छठे क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो वर्ण व्यवस्था से हम बहुत कुछ समझते हैं वैसे तो, लेकिन आपको हिंट में बताना चाहेंगे, काफ़ी बड़ा है। वर्ण व्यवस्था स्त्रीकरण की एक सामाजिक प्रणाली है, जो समाज को उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर विभिन्न स्तरों में प्रभावित करती है। ओके, तो उसको वर्ण व्यवस्था का अर्थ दिया गया है। ओके, हमारा सातवां क्वेश्चन है, गुप्त शिल्पों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो गुप्त शिल्पों पर हम संक्षिप्त लेख लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं, गुप्तकालीन सिक्के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य की स्थापना ने मध्य शास्त्र के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की थी। हालांकि इनमें 24 ऐसे नमूने थे जो अभी जिलों में खोजे गए हैं। ओके, तो हमारी गुप्त सिक्कों पर एक लेख हो गया। हमारा 10वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत के विश्लेषण। तो हम प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत काफ़ी हैं, तो ये काफ़ी बड़े भी हैं, तो हम आपको इनमें शॉर्ट से बताएंगे। तो अभिलेख के तत्कालीन शासकों के नाम, उनकी उपलब्धियां, उनके साहित्यिक आदि के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों से तत्कालीन राजा के नाम, उनकी विजय, साम्राज्य विस्तार आदि के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारकों से प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये प्राचीन भारत इतिहास साहित्यिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो हमारे 11वां क्वेश्चन है, सदैव सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो सदैव सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं काफ़ी मानी गई है, तो इनको हम बताते हैं शॉर्टकट में। तो सदैव सभ्यता में लोग गेहूँ और
जो चावल कपास आदि खेती करते थे। और यह लोग गाय बैल भेड़ बकरी कुत्ता आदि जानवर भी पालते थे। यहाँ सूती तथा ऊनी वस्त्र तैयार करने रंगाई एवं कटाई मिट्टी के बर्तन बनाने आभूषण बनाने मुहारे बनाने धातु के बर्तन औजार तथा हथियार बनाने आदि के उद्योग धंधे उन्नत है। तो सदैव सभ्यता में ये काफ़ी धंधे माने गए हैं और ये धंधे काफ़ी प्रचलित भी हैं। ओके, हमारा भारत देश है ना अशोक के धर्म पर अभिलेख दो लेख लिखना है, यानी कि उसने अपने जीवन काल में क्या क्या किया था, धर्म कौन कौन से धर्म किए थे, तो हम उनके बारे में लिखेंगे। तो अशोक ने अपने धर्म के अंतर्गत इन बातों को भी बल दिया गया था कि ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण होते हैं वो शिशुओं यानी कि सन्नतियों दीन दुखियों आदि को दान देना चाहिए। और अशोक के अनुसार दासों और सेवों के प्रति उचित व्यवहार रखना चाहिए, या कि उनके साथ गंदा संदा व्यवहार, यानी कि नहीं कि ये ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, तो ऐसा व्यवहार उनकी सभा में यह नहीं चलाते थे। तो अशोक के ये काफ़ी धर्म थे। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर को मॉडल पेपर वो भी सॉल्व कर सके, इस बार परीक्षा में आ सकता है। ओके, तो अधिक से अधिक शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।